चैप्टर 1 फिजिक्स का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्लास 10 में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनीशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो उसके अंदर होती है खुद की प्रॉपर्टी। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से कह सकते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से ही है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यानी ये मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो उनमें खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है और जो कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा ये कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम इसकी SI यूनिट देखें, पहले भी पढ़ा हमने इन प्रीवियस क्लासेस, दैट इज द कूलम्ब। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसके बाद में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो जनरली इसी टॉपिक पे बेस्ड होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्लास 10th में ये टॉपिक भी आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आएगी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है या कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जितने भी उसके इंडिविजुअल चार्जेस होंगे उस बॉडी में, उन सबको हम ऐड कर देंगे। और ऐड भी किस तरह से करेंगे, उनका अलजेब्राइक सम कैलकुलेट करेंगे। अलजेब्राइक सम से यहाँ पे मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में रखेंगे। सपोज वी हैव ए स्फीयर, इस तरह से समझ सकते हैं। एक स्फीयर है हमारे पास लाइक दिस, और इस स्फीयर में अब कई सारे चार्जेस हैं। सपोज एक चार्ज आपका +2 माइक्रोकूलॉम का है। माइक्रोकूलॉम जो है एक स्मॉल यूनिट होती है चार्ज को मेजर करने की। एक दूसरा चार्ज यहाँ पे है -3 माइक्रोकूलॉम। इसी तरह से एक और चार्ज है 5 माइक्रोकूलॉम। इसी तरह से एक और चार्ज है -2 माइक्रोकूलॉम एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसका टोटल चार्ज इस सिस्टम का, इस स्फीयर का कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं हमारे पास, +2, -3, 5, -2, इन सबको हम ऐड कर देंगे और विद साइन ऐड करेंगे, जिसको हम अलजेब्राइक सम बोलते हैं। तो यही आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। द टोटल चार्ज of a system is the algebraic sum of all the individual charges.
located at different points. Inside the system. सिस्टम हमारा कोई भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड के शेप में हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना है इस सिस्टम का, तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा, इसको हम कैपिटल क्यू सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये देखें +2 था, फिर उसके बाद -3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर -2 हुआ। तो यहाँ पे ये आपके प्लस के हो गए 7 और माइनस के 5 हो गए। इट मीन्स टोटल चार्ज इस सिस्टम का 2 माइक्रो कूलम हो गया। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज द एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यहाँ पे है क्वांटम। क्वांटा जो है एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज के रेफरेंस में इट इज एन इलेक्ट्रॉन। कि जब भी किसी बॉडी से चार्ज अगर ट्रांसफर होता है या किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही हम कैलकुलेट करते हैं। और क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी 3/2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट मस्ट बी एन इंटीजर, वो एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, 3/2, 5/7 इस तरह से चार्ज नहीं हो सकता। यही आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो इस तरह से हो जाएगा, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल of a basic quantum of charge। जो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है इसको हम E से ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में होगा। और वी कैन राइट इट Q इज इक्वल टू NE। इन मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन राइट Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज एनी इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 और सो ऑन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इस पे कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस पे इस तरह से हो सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल देखें, find total charge on a body having 12.5 into 10⁸ electrons। तो ये क्या है आपका, these are the number of electrons। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें नोन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज उस पर होगा। तो इसके लिए हमें जो फार्मूला भी हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू NE, उसको यूज करेंगे। यहाँ पे n इज गिवन इन योर क्वेश्चन, इट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता कितना है हम पहले पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये वैल्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखेंगे और n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू आपकी है 12.5 × 10⁸ और इसी तरह से
1.6 इंटू 10⁻⁻19 पावर्स को एक जगह पे एडजस्ट कर लेंगे और इन क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फाइनली यू विल गेट 2 इंटू 10⁻10 कूलॉम, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई विच इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, बॉडी हो या सिस्टम हो, और वो सिस्टम दैट मस्ट बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ये है कि जैसे हमने कोई भी एक बॉडी ले ली इस तरह से, अब इस पे आइसोलेटेड का मतलब ना इस बॉडी से बाहर कोई चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ना बाहर से इस बॉडी पे कोई चार्ज आ रहा है, तो इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर हमने आइसोलेटेड सिस्टम का अगर टोटल चार्ज देखें दैट विल बी अ कांस्टेंट। दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये स्टेटमेंट पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, तो उसी का ये एक चेंज्ड फॉर्म है जिसमें केवल लैंग्वेज फ्री चेंज है। तो इसका स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant। या दूसरी लैंग्वेज में भी हम ये लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be created nor destroyed it can be transferred from one body to another। इसका हम एग्जाम्पल देखें। केमिस्ट्री में हमने क्वेश्चन पढ़ा था दैट NaCl इज इक्वल टू Na+Cl-। अब यहाँ पे हम देखें इस पे टोटल चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि जितने भी फ्री एलिमेंट कंपाउंड्स हैं उन पर टोटल चार्ज 0 होता है। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, इस पे +1 है, इसी तरह इस पे -1 है, तो टोटल चार्ज इज आल्सो 0। तो ये शो कर रहा है कि दैट इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर इसी तरह से और भी एक इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं जो हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े थे, वहाँ से एक एग्जाम्पल अगर हम लें, यूरेनियम 92-235 प्लस अ न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी रिलीज्ड। अब यहाँ पे जो बेरियम का था 56-141, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए ये आपका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला एटॉमिक वेट होता है। इसी तरह से क्रिप्टॉन में दैट इज 36 एंड 92। तो यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज में हम किसको काउंट करेंगे, नीचे वाले को करेंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। केमिस्ट्री में पढ़ाया आप लोगों ने। तो ये आपका 0 + 92 हो जाएगा। तो यहाँ से 92 आपका आ रहा है। इसी तरह से RHS में देखें चार्ज की पोजीशन क्या है, दैट इज 56 + 36 + 0, तो फाइनली इट इज आल्सो 92। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसके बाद में आता है आपका कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स।
लॉन्ग क्वेश्चन का पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी के आइडेंटिकल है। वहाँ पे मासेस होते थे, यहाँ पे चार्जेस होते हैं। सपोज वी हैव द टू चार्जेस, एक चार्ज हमारे पास ये हो गया, सेकंड चार्ज हमारे पास ये हो गया। लेट दीज चार्जेस आर Q1 एंड Q2। दीज आर द स्टेशनरी चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है यहाँ पे कि दैट स्टैटिक पोजीशन में चार्जेस हैं, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। ये डिस्टेंस हमेशा इनका सेंटर से मेजर करेंगे। तो जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स ने बताया था कि अगर दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस हैं एंड दे आर स्टेशनरी चार्जेस, तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ चार्जेस। कि भाई अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन का फोर्स एक्ट करने लगेगा, दोनों निगेटिव हैं तब भी रिपल्शन होगा, और अगर अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो उनकी टाइप्स पर डिपेंड करता है। तो इट मींस, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की यहाँ हम बात करेंगे तो ये लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्जेस आपके पास हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्जेस इज r, देन द फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई भी फोर्स हो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। यही आपका कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड में, और कभी कभी 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है ये। तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे देंगे? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges, product of magnitude of two charges, and inversely proportional to the square of distance बिटवीन देम। तो यहां पे अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, सपोज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज F हियर, दोनों बाहर की तरफ अगर सेम चार्जेस हम इनको ले रहे हैं, सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं सपोज, तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एट द सेम टाइम F इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे, अब अगर हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा देन F इज इक्वल टू, जो यहाँ पे कांस्टेंट K आता है उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा फोर्स के लिए। अब यहाँ पे जो कुछ कांस्टेंट्स हैं, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि जो K की वैल्यू आपकी है, द वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी। आफ्टर दैट
एप्सिलॉन नॉट जो यहां पे सिंबल आया था, इट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू होगी 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी याद रखनी है। अभी इसकी डेफिनीशन आगे के टॉपिक में आएगी, डिफाइन भी करेंगे। फिलहाल एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी कूलम्स लॉ को हम वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म पे आ जाता है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहां पे कुछ नहीं है, जो वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन है उसी को अप्लाई कर देना है, वो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। सपोज दे आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। इस तरह से दो चार्जेस हो गए हमारे पास। फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकेंड वन इज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज स्मॉल r। अब यहां पे हमें देखना होगा, क्योंकि अगर ये सेम चार्ज हम ले रहे हैं, लेट द बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। थोड़ी देर के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि ये चार्जेस पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव है तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर। रिपेल करेंगे तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल बी इन सफिक्स फॉर्म। यहाँ पे सफिक्स फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो यहां पे जो फोर्स होगा F21 लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और इसी तरह से जो यहां पे फोर्स लिखेंगे, दैट विल बी F12, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसी तरह से जब पोजीशन वेक्टर्स इनके हम यूज करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर के लिए यहां से R12 हो जाएगा, और इधर से जो पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे, दैट विल बी R21 हो जाएगा। अब जो हम फोर्स का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था पहले, उसको लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट वेक्टर इज the quantity having magnitude and direction both। क्लास 11th में आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो अब समझ लीजिए इसको। ये जो वेक्टर है आपका, वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम मॉड ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन जो है हम यूनिट वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट फॉर डायरेक्शन, इसका हम यूज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हमें कहा है कि यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो Q1 Q2 और R में वेक्टर क्या है। तो वेक्टर इज द R इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्ट्रेट लाइन में है, R इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हमें R को जो है वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ एक जगह R रखना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम R रखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर R हो जाएगा, तो दैट विल बी वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, इस फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे R की क्वांटिटी न्यूमरेटर में हमें लिखनी पड़ेगी, और उस न्यूमरेटर में लिखने के लिए इसमें हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको। यानी कि जब हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे, तो यहाँ पे हम अगर 2 1 निकालना चाहते हैं, सपोज फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो इसको हम F21 कर लें, और यहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया, यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे जब हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे R, तो दैट विल बी R12, R12 लिखा जाएगा। जब यहाँ 2 1 होगा तो यहाँ 1 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट रिस्पेक्ट टू सेकंड। इसकी वैल्यू वही है, R12 एंड R21 आर सेम इन मैग्नीट्यूड, लेकिन बस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको चेंज कर देंगे। और इसी तरह से जब हम F12 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 1/4πε0 हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे R21 हो जाएगा। तो इट इज द सिंपल मेथड
टू रिप्रेजेंट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म पे बेस क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। फिर इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट में सारा रहेगा, एंड दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। Dielectric constant, and it is also represented as relative permittivity. Dielectric constant और relative permittivity। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सिंबल होगा दैट विल बी आइदर ई के और सिंपली के भी लिखते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें करना ये है कि पहले हम दो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस, जैसे अभी हमने कूलम्स लॉ के केस में लिया था, तो स्टैटिक चार्जेस ले लेंगे और उनको एक बार हम जो है वैक्यूम में रख देंगे और एक बार किसी दूसरे मीडियम में निकाल रख देंगे, और दोनों ही केसेस में फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो उन फोर्स का रेशियो होगा दैट रेशियो विल बी द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो सबसे पहले बाय कूलम्स लॉ, the force between two charges is given by, इसको सपोज हमने पहले उन चार्जेस को वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम समझते हैं, when there is no air no medium, तो वैक्यूम हो गया। F is फार्मूला विल बी सेम 1/4 pi epsilon नॉट, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डिस्टेंस r स्क्वायर, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज उन्हीं दोनों चार्जेस को हमने उठा के किसी मीडियम में रख दिया, व्हेन सेम चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम। अब जब किसी मीडियम में रख देंगे तब यही फार्मूला हमारा हो जाएगा। एफ वैक्यूम की जगह MED शॉर्ट में लिख दिया, मीन्स जब उसको मीडियम में रखा है वहां वैक्यूम में चार्जेस को रखा था। बस देखना यह है कि सिस्टम इज सेम, यानी कि दोनों चार्जेस वही हैं, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी वही है, बस केवल मीडियम अलग हो गया। एक बार हमने उसको वैक्यूम में रखा, एक बार हमने उसको किसी दूसरे मीडियम में रख दिया। तो एफ ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 pi एप्सिलॉन। अब यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट सिंबल था और यहाँ हमने सिंबल को एप्सिलॉन कर दिया। सिंबल क्यों चेंज हुआ? क्योंकि व्हेनेवर द मीडियम विल चेंज देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विल आल्सो चेंज। तो इसका मतलब ये 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट कर दिया और चार्जेस वही थे Q1 Q2 और डिस्टेंस भी उनकी वही थी। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम फर्स्ट अपॉन सेकेंड, अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड कर दें तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर विल कैंसिल आउट, 1/4 pi विल कैंसिल आउट। तो फाइनली जो रिजल्ट होगा हम इसको लिख भी सकते हैं, पहले लिख लेते हैं 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 pi एप्सिलॉन है, नॉट नहीं है यहाँ पे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आपका आएगा दैट इज द F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम एप्सिलॉन के कहते हैं, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या सिंपली इसको हम के भी कह सकते हैं। तो यहीं से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अब अगर एग्जाम में सपोज इसके 1 मार्क्स में कोई डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन आपको वो यहाँ से देनी पड़ेगी कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस टू द
फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सेम डिस्टेंस इन एनी अदर मीडियम, यानी चार्जेस वही रहेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस वही रहेगी। एक बार हम उसको वैक्यूम में पुट करेंगे, एक बार हम उसको दूसरे मीडियम में करेंगे, और दोनों ही केसेस में जो फोर्स होगा उसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसकी डेफिनेशन को हम जरूर देख लें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में बेस शॉर्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले में बहुत आता है एग्जाम में, बोर्ड में कई बार आया होगा। सैंपल पेपर्स आप लोग देखिएगा, उसमें पता चलेगा आपको। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम ये लिखेंगे, इट इज defined as the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed the same distance apart in any other medium। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है। इसमें के की कुछ वैल्यूज आप याद रखिएगा। दैट वैक्यूम के लिए जो है के की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से एयर के लिए याद रखिएगा, जनरली इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वैसे जनरली जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कांस्टेंट्स गिवन भी रहते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको आने भी चाहिए। 1.00054। सिमिलरली वाटर का जो है दैट विल बी इक्वल टू 80। तो इस पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको अगले वाले पार्ट में अभी पता चलेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।